समझेंगे सर। कुछ गड़बड़ हुई तो फिर से स्टॉप करके फिर चालू कर लेंगे ना। ठीक है सर। तो विनोद कुमार जैन, वीकेजे, विकेजे कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। डिफाइन एकदम बढ़िया। मैंने बताया ना कि जब आपसे कोई पूछे कैसे हो सर, तो हमेशा बोलो एकदम बढ़िया। ये अलग बात है कि आप कैसे हो, क्योंकि 90% लोग यही सुनना चाहते हैं। 90% लोग ये सुनना चाहते हैं। आई रिमेम्बर आपने कहा था कि 90% लोगों को ना फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आप कैसे हो। आप कैसे हो। तो आपको लगता है सर कि आप अगर किसी से पूछ रहे हो कि आप कैसे हो, तो आप वो 90 हो कि आप वो 10 हो? हाँ, मेरा मानना इसमें यह है कि अगर वाकई में आप प्रॉब्लम में हो, तो क्या सामने वाला बंदा अपना काम धाम छोड़ के आपको हेल्प आउट कर पाएगा? डिपेंड्स। डिपेंड्स। तो वो 10% में आ जाते हैं। ओके। सी देयर आर टू टाइप ऑफ हेल्प। आपने कोई हेल्प बोली, उसने इमीडिएटली इंस्टेंट अपनी पोजीशन पे बैठा कर दिया, वो 90 में आ जाएगा। मैंने रिपीट किया, अपना काम धाम छोड़ के कि यार योर प्रॉब्लम इज माय प्रॉब्लम, I should quit my job, my work, whatever I have, and I go to help him. He is my close buddy, he is my neighbor, he is my family member, he is my brother, sister, father, mother, whatever. वो 10% में आ जाते हैं। सर तो वो 10% कभी पूछते हैं कि आप कैसे हो? लाइक आप जिनका भी नाम लिए, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, सिस्टर्स अगर दूर रह रही है, फोन कर लिया तो भाई कैसा है पूछ लिया, दैट इज अनदर थिंग। ये चीज़ जो है ना अविनाश भाई, ये विद द एज चेंज होती है। जब आपकी एज अगर 20, 22, 24, 25 की होगी ना, तो आपका रेशियो उल्टा होगा। सारे दोस्त आपको अपने लगते हैं। जैसे जैसे समय आगे जाता है ना, सारे दोस्त अपनी जिम्मेदारी में आ जाते हैं, तो चीज़ें और वो रेशियो जो है ना धीरे 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 बदलने लगता है। अब जो एज आ जाती है ना हमारी, हम तो प्रॉब्लम में तो बताते भी नहीं है। हाँ, क्योंकि करेक्ट। हमें भी हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो वो ऑलरेडी किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। हाँ, हम बताते भी नहीं है। हाँ। ये इसलिए मैंने उस समय 98 बोला था कि वो 2% लोग जो है ना, वो जज कर लेते हैं कि भाई तू प्रॉब्लम में है। अच्छा, मतलब वो ऐसे लोग होते हैं कि जो जज कर लेते हैं जो आपके, जो आपको हाव भाव से ही समझ जाते हैं कि हाँ, आप कि भाई कैसे तू हो। प्रॉब्लम में है करके। हम्म। तो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो पर्सन टू पर्सन बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एज वाइज बदल जाता है। एक उम्र होती है जब आप दोस्ती यारी में अच्छे, जब आपके ऊपर लाइबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। एक ठीक है, पीयर प्रेशर होता है कि पढ़ाई करना है, परफॉर्म करना है, या एंटरप्रेन्योर बनना है, या जॉब करना है। पर उस समय जो दुनिया होती है, जो आपका सर्कल होता है ना, वो पूरा आपका अपना होता है, और आप भी उनके उतने ही होते हो। ट्रू। पर जैसे जैसे समय आगे जाता है ना, चीज़ें वैरायटी चेंज हो जाती है। सर तो आप जिस समय की बात कर रहे हो, जब आप छोटे होते हो, जब आप मे बी इमेच्योर होते हो, जब आपको दोस्त सारे अब सब अपने लग रहे होते हैं, ये समय आप कहाँ बिता रहे थे? ये समय मैं भिलाई में था। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर इन भिलाई। ओके। स्कूलिंग आपकी वहीं से हुई कंप्लीट? स्कूलिंग वहीं से हुई। स्कूलिंग वहीं से हुई। थे आपके ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ आप हाँ, वो फ्रेंड्स थे, और जो मेरे प्राइमरी के फ्रेंड्स थे, वो आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये ज़रूरी बात है। और मुझे लगता है कि उस समय चूंकि मोबाइल वगैरह नहीं था, तो शायद जो लिखना या याद करने की जो कला थी, जो उस समय थी, वो आज भी है। मतलब आज भी जेहन में वो दोस्ती या उसके बिताए हुए कुछ क्षण आज भी याद है। प्राइमरी की बात कर रहे हो प्राइमरी सर की आप? बात कर रहा हूँ भाई। एक आध किस्सा सुनाओ सर। हम्म, ऐसे तो किस्से बहुत सारे हैं, पर एक अच्छा किस्सा बताता हूँ आपको। मेरा एक फ्रेंड है अथर सिद्दीकी। ही इज़ बेस्ड एट कुवैत समवेयर। ओके। हम स्कूल में एक साथ थे। तो प्राइमरी मतलब ये थर्ड या फोर्थ की बात है, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ की बात होगी। आई डोंट रिमेम्बर द क्लास एग्जैक्टली। एक लड़की थी रंजना साहू। किसी कारण से उसने बाल पूरे उतार दिए थे, मतलब बाल कट गए थे पूरे, उसके बाल हो गई थी कंप्लीटली? कंप्लीटली। ओके। तो उसने स्कार्फ पहन के आई थी। ओके। और मैं और अतहर जो है ना, हमने उसको छेड़ा कि यार, बच्चे थे हम भी, हाँ। ये देख टकली टकली करके हमने उसको छेड़ा। साहू मैडम हमारी क्लास टीचर थी। क्लास फिफ्थ की बात है। साहू मैडम हमारी क्लास टीचर थी।
साहू मैडम का लड़का था प्रेम नारायण साहू, वो भी हमारा फ्रेंड था, वो भी उसी क्लास में पढ़ता था। साहू मैडम ने ये चीज नोटिस कर ली कि हमने उसको छेड़ मतलब परेशान किया, हाँ। कि यार देख तू टकली है करके। तो साहू मैडम ने क्या किया, मेरे को पॉइंट आउट नहीं किया, और उन्होंने बोला कि कभी भी किसी की का मजाक उड़ाना या किसी को ऐसे बोलना ये अच्छी बात नहीं होती। साहू मैडम इतनी स्ट्रिक्ट थी ना, अगर वो चाहती तो विनोद जैन खड़ा करती और पनिश कर सकती थी, बट उसने मेरा नाम तक नहीं लिया, ना मुझे बुलाया। बट मुझे फील आ गया, अथर को फील आ गया कि यार ये बात ना हमारे लिए है। वो बात आई गई हो गई, खत्म हो गई, लेकिन वो ग्लानी रह गई मन में कि यार हमने उस दिन उसको गलत बोल दिया। कैन यू इमेजिन दिस? अब ये सोचो 5वीं की बात है, 6वीं से लगभग मैं समझता हूँ उस समय आप 12 साल के रहे होंगे। हाँ 5वीं की बात है, मैं शायद 10 या 11 साल का था, अंडर एज था पढ़ाई में। अच्छा। उसके बाद हम 6th से हम अलग अलग हो गए, बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल। तो कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ना जानकारी कुछ। समय के साथ क्या हुआ, 3-4 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले ना एक दिन रंजना ने मुझे ढूंढा फेसबुक पे। ओके। एंड शी कॉल्ड मी कि विनोद तेरा नंबर दे। मैंने कॉल किया, मेरे को कॉल किया, उसने इधर उधर की बातें की। तो मैंने बोला रंजना यार एक मन में ना ग्लानि है। बोले क्या? बोला यार उस समय ना तेरे को एक बार हमने छेड़ा था। तो बोले हमको याद भी नहीं है। मैं उसको बोला मैं डैम श्योर हूँ ना कि ये बात शायद अथर को भी याद होगी। तो अगर आप बोल रहे हो 10-11 साल का था मैं, और अभी मैं आज से 3 साल पहले, मतलब ये बात 30-35 साल 30-33 साल पुरानी कर रहा हूँ। तो रंजना बोली मैं नहीं मानूंगी। मतलब नहीं, देखना अथर को भी याद होगी। मैंने अथर को, फिर अथर हमारे साथ एक स्कूल ग्रुप में था। ओके। तो मैंने अथर को कनेक्ट किया, मैंने अथर को बोला यार रंजना से बात हो रही है, उसको भी ग्रुप में जोड़ा। और फिर मैंने अथर को पूछा था को किस्सा याद है क्या एक बार का? बोले यार मेरे को याद है, और मुझे ना बहुत बुरा लगा कि मैंने उसको सॉरी नहीं बोला। दिस इज द लाइफ, कैन यू इमेजिन? और उसके बाद हम इकट्ठे हुए, हमने प्रेम नारायण को ढूंढा। अच्छा। और फिर हमने साहू मैडम को ढूंढा। लवली। और हम एक दिन गेस्चर करके, क्योंकि प्रेम नारायण माँ बेटे साथ में रहते हैं कोहका भिलाई में, हमने बोला हमको मैडम से मिलना है। वी हैव डिसाइडेड अ डेट। तो मैडम उस टाइम की मैडम अभी है, मैडम अभी भी है। ओके। टच वुड, गॉड ग्रेस, अभी भी है। लवली। मैडम रिटायर्ड हो गई थी। हमने बोला हमको मिलने आना है। तो मैडम ने एक दिन बताया, मैडम ने अपने घर हम सबको खाने पे बुलाया। एंड वी हैव समथिंग 10 एक लोग हम इकट्ठे हो गए। ओह लवली। हम 10 लोग उनके घर गए, और सबके ये ऐसे किस्से हुए। इसकी पोस्ट भी एक फेसबुक पे, और किस्से हुए ना। तो मैंने मैडम को बोला ये बात कि मैडम उस दिन अगर आप चाहते तो मेरे को डांट सकते थे या मार सकते थे। तो बोले बेटा अगर ऐसा बोल देते तो आज तक याद नहीं रहता। ये मैडम ने उस दिन मेरे को रिपीट बोला। उस दिन में मैंने ये बात की कि मैडम ये किस्सा हुआ था। ट्रू यार, ट्रू। मतलब कुछ चीजें इतनी डीपली एंग्रेव हो जाती हैं आपको कि पर आपको उस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं बदला भी होगा सर। ऑब्वियसली बदला। कहीं आप हो सकता है आप सुधर गए हो। तो स्कूल के जो दोस्त थे वो आज भी कुछ लोग दोस्त हैं, क्योंकि डिजिटल ने हमको कनेक्ट कर दिया। पर मुझे समवेयर लगता है कि आज के लोग हैं, क्योंकि उनको बिछड़ने का गम नहीं पता, हमको बिछड़ने का गम था, तो शायद हम ज्यादा कनेक्टेड हैं। मुझे आई एग्री टू डिसएग्री हियर। मुझे ऐसा लगता है कि सर कि विद टेक्नोलॉजी, विद एडवांसिंग, जैसे ना सर हमेशा हम लोग कहते हैं कि हमारी बैच वाज द लास्ट बैच जो बेहतरीन बैच थी स्कूल की या कॉलेज की। उसके बाद तो सब ऐसे ही आए, और हर बैच को ये लगता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो विद एज बदल रही हैं चीज़ें, अब हमारे से पहले हमारे जब फादर लोग हुए हैं उन लोगों के किस्से कहानियां अलग लेवल के, अलग पेस पे चली गई होंगी, तो हर जनरेशन अपने को बोलती होगी कि वी हैड द बेस्ट जनरेशन ऑफ आवर लाइव्स। नहीं, इसमें थोड़ा ओपिनियन, बेस्ट को तो नहीं बोलूंगा। देखो एवरीवन इज लिविंग हिज बेस्ट पार्ट, पर कुछ बेस्ट ऐसा होता है जो छोड़ देते। जैसे हम जब 12th पास किए तो हमारे स्कूल से 10 से ज्यादा लोगों का पीटी सिलेक्शन हुआ, विच वाज अ रिकॉर्ड। हर साल 1 या 2 का होता था, बाद में भी नहीं हुआ। तो देयर इज अ डिफरेंस। वहां पे बोलोगे तो डिफरेंस है। जिस कोचिंग में हम पढ़ते थे वहां से 10-12 बच्चों का हुआ। अगले साल हर साल वो कोचिंग के जो सर थे स्ट्रगल करते थे कि बच्चे बढ़े बच्चे बढ़े। अगले साल कोचिंग में उतने बच्चे नहीं आए, लेकिन उस साल कोचिंग ने भी रिकॉर्ड बनाया। तो देयर इज अ डिफरेंस। और आज जो सारे दोस्त जो है सब अपनी अपनी जगह अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, बाहर भी हैं, और आज भी हम दोस्त हैं, ये अच्छी बात है। बहुत प्यारा सर, बहुत प्यारा। आपका कॉलेज का सफर कैसा था? कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, आप जीईसी ही जाओगे? बहुत अलग था वो भी किस्सा। मतलब क्योंकि मैं कपड़े का बैकग्राउंड था, कपड़े की दुकान थी पापा की, गिरवी का काम था। तो पढ़ाई का ऐसा बहुत ज्यादा माहौल नहीं था। तो जब पीटी में सिलेक्शन हुआ तब ये नहीं पता था कि यार इसके कारण इंजीनियरिंग बंद कर लेते हैं, क्योंकि दोस्ती अच्छी थी, भिलाई में था। तो सारे जो दोस्त थे पढ़ने वाले साथ के, वो उनके फादर सब बीएसपी में थे। अच्छा। एंड दे हैव अ ड्रीम कि इंजीनियर बनना है। राइट। आई डोंट हैव दैट ड्रीम। ओके।
आई डोंट हैव दैट ड्रीम। मैं उतना पढ़ता भी नहीं था मतलब honestly। तब नहीं थी या तब ये ड्रीम नहीं थी आपकी नहीं कि मुझे थी, इंजीनियरिंग हाँ करनी है? इतना पता भी नहीं था। ओके। मतलब मुझे वो ना, क्योंकि वो डेटा नहीं थे ना, मोबाइल हाथ में नहीं था ना, तो चीज़ें याद है यार, मेरी याददाश्त बोल दो। 4 अप्रैल को हमारा 12th का एग्जाम खत्म हुआ, 17 अप्रैल को हमारा एनडीए का पेपर था। ओके। तो पैसे नहीं होते थे, तो हमने एक किताब खरीदी और 3 दोस्त 8-8 घंटे बांट के पढ़ते थे। 8 घंटे मेरे यहाँ तू आ जा पढ़ने, 8 घंटे तेरे यहाँ मैं आ जाऊँ पढ़ने। ओके। 17 को एनडीए दिया और शायद 1.5 महीने बाद मई में एग्जाम था। मुझे अच्छे से याद है 30 जुलाई को रिजल्ट आया था पीईटी का। ओके। और 31 जुलाई वॉज द लास्ट डेट टू पे द फी फॉर कल्याण कॉलेज इन बीकॉम। तो माय फादर वाज सो मच वरीड कि यार मेरे बेटे का एडमिशन बीकॉम में कल्याण में होगा कि नहीं, बिकॉज कल्याण में बीकॉम एडमिशन होना एक बड़ी बात होती थी। कल्याण इज इन द कल्याण कॉलेज सेक्टर अच्छा। 7 में कल्याण कॉलेज है, बीकॉम के लिए अच्छा कॉलेज था। भिलाई वाला एक कॉलेज। भिलाई। ओके। अदरवाइज साइंस कॉलेज में गया तो मतलब थोड़ा कल्याण में एडमिशन था तो साइंस कॉलेज गया, ये उस समय की सोच हुआ करती थी। अच्छा। तो मैंने बोला पापा ये तो एडमिशन हो गया। बोले नहीं हम तो भेजेंगे नहीं तेरे को बीई करने, ये कौन सा कोर्स है, ग्रेजुएशन 3 साल में होता है, यहाँ तो 4 साल पड़ेगा। तो स्टार्टिंग स्ट्रोक ये था कि नो, लेकिन पापा के जो क्लाइंट्स थे वो सब आए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती थी पीईटी निकालना। एमपी में 1000 सीट होती थी, सेठ तो लड़का तो पीईटी निकाल दे, सेठ तो लड़का तो निकाल दे। पापा घर आए, बोले तू किया क्या है, लोग आके बधाई दे रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था कि मैं किया क्या हूँ, क्या कर रहे हैं? फिर अंकल वगैरह से सलाह ली तो बोले मत भेजो इंजीनियरिंग कॉलेज में, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो बोले भेजेंगे नहीं, तो बोले रायपुर अप डाउन कर लेना। मैंने ओके। तो पहले बोले बीआईटी भिलाई में एडमिशन ले ले। तो मुझे समझाया गया, किसी ने बोला कि बेटा बीआईटी जो है ना वो उससे अच्छा तो जीसी रायपुर आ रैंक वाइज आपको बताया हाँ, गया कि जीसी रायपुर मिल जाएगा तो बीआईटी मत आ। तो मुझे पता चला कि बीआईटी की जो फीस है ना वो 7,500 रुपये प्लस 2200, और जीसी की फीस थी उसमें 2200 रुपये साल की टोटल। हाँ तो ओके। ये एक पॉइंट था जो मैं अपने पापा को कन्विंस कर पाया कि पापा यहाँ 2200 लगेगा और यहाँ 10,000 लगेगा, तो तुम हाँ। इधर चले जा। लेकिन 3 शर्तें थी। पहला, तुम अप डाउन करोगे, कभी हॉस्टल का नाम नहीं लोगे, डोंट से अबाउट द जॉब, तुम जॉब में जाओगे, बीई करके तुमको कपड़ा की दुकान में बैठना है। ये फीडिंग करके ही हमको भेजा गया था। मोहनदास करमचंद गांधी की और तरह रायपुर जा रहे हो तो पंडरी जाना है और काम निपटा के आना है। तो मेरे बैचमेट जानते हैं, कई बार मैं कॉलेज बंक करके पंडरी मार्केट जाता था एंड प्रॉपर बनिया टाइप 2 हाथ में झोले लेके वापस कॉलेज आता था और शाम को ट्रेन पकड़ के घर जाता था। दिस रिमेंबर वेरी वेल अबाउट 98 बैच। अगर तो किसी से पूछेगा, अरे यार वो तो कॉलेज छोड़ के पंडरी चला जाता था काम करने। अमेजिंग ना। पूछ रहा किसी से कहाँ है जैन, बोले यार कपड़ा लेने गया होगा। बोले सर मैं ना जब मैं 5th में था, मेरे 5th के बाद जब छुट्टियां लगी तो मैं भी ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, बाकी लड़कों बच्चों की तरह मजे कर रहे हैं। तो पापा ने मुझे भी एक किसी ने शॉप में बिठा दिया था कि जा बेटा सेल्स का काम कर तू यहाँ पे, गर्मी की छुट्टियां वैसे ही तो इधर उधर भटकता है। और उस टाइम पे ऐसा होता था सर कि घर लड़का घर में बैठेगा तो वीडियो गेम मांगेगा, घर वाले तंग होंगे, धूप में जाने देंगे नहीं बाहर, दिस दैट ब्ला ब्ला, या कुछ खिलौने मांगेगा, खर्च कराएगा बेसिकली। इससे अच्छा तू वहां चला जा, भले तू पैसे सैलरी कुछ मत लेना, बट बस चला जा, बस चला जा। तो मैं 12 साल की उम्र में पीपी इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक शॉप होती थी जयराम कॉम्प्लेक्स में नीचे बेसमेंट में, वहाँ पे वीडियो गेम के कैसेट्स बेच रहा होता था। और मुझे भी मज़ा आने लगा क्योंकि वो वीडियो गेम के बारे में चीज़ें थी। अपन ने अपने घर में तो वीडियो गेम कभी था ही नहीं, हम वहाँ जाके खेलते भी थे। फिर धीरे से वहाँ पे एक मैकेनिक बैठता था जो वीडियो गेम के रिमोट्स बनाता था, रिपेयर करता था। तो मैंने देखते देखते मैंने भी उसको सीख लिया। 7 वायर्स होती थी, जैसे एक गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं उस तरीके से थी। तो वो 6 स्ट्रिंग या 7 स्ट्रिंग जो भी होती थी वायर्स होती थी, उसको लगाना सीख गया वहीं बैठे बैठे। तो फादर लोग का ये रहता है कि मतलब देन फादर, अभी की बात नहीं, माई फादर इज 72 नाउ, ठीक है। तो वो तब की बात है जब मैं 12 साल का था, दैट मीन्स अराउंड 23 ईयर्स अगो, 24 ईयर्स अगो। तब ये होता था सर कि हम लोग जाते थे और हम लोग करते थे। मतलब आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू टेक माय डैड्स टिफिन इन अ साइकिल एंड ड्रॉप करने जाते थे हम लोग जहाँ जाके। कल्चर में ही था सब। हाँ कल्चर में था ये करना है वो करना है। मेरे ख्याल से 98 99 की बात है जब मारियो लॉन्च हुआ था। आई डोंट रिमेम्बर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे सामने जो थे ना एक जैन वीडियोस करके दुकान हुआ करती थी, वो दिन भर गाने बजाता था। अच्छा। तो अगर आप मेरे से कोई पुराना गाना बोलोगे ना तो मतलब मैं मुखड़ा अंतरा, तीनों अंतरा, 3 अंतरा, सीक्वेंस ये सब बता दूंगा। क्योंकि दिन भर गाना बजता था, अपन सुन सुन के याद कर लेते थे।
कोई काम नहीं होता था ना, मोबाइल नहीं था दोस्त। मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था सर। मतलब मैं एक्चुअली इतना फैन एक्चुअली फॉन था एक्चुअली ना कि म्यूजिक का। तो अभी मेरे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि पापा गाना नहीं सुनते, पापा ये गाना अच्छा है वो गाना अच्छा है, या कभी अ, मुझे भेजते हैं कि रील सुनो आप। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता सुनने का। तो सम पीपल सेज कि यार तू जब कार में रहता है, जब ड्राइव करता है तब सुना कर, वरना तब भी मेरा फोन चलता है। तो सीरियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि यार एक गाना सुनने को दिन भर में टाइम नहीं मिलता, मतलब कंटिन्यू 30 डेज। और जब कोई गाना बजा दे या कुछ हो जाए ना, तो लगता है अरे यार ये गाना अच्छा ही तो ऐसा था। लवली सर, लवली। मतलब मैंने आपके बारे में जब मैं पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया थोड़ा सा, तो आई सी दैट यू वैल्यू योर फैमिली अलॉट, और हम्म, आपका बर्निंग डिजायर इज टू गो ऑन मे बी ट्रैवलिंग विद फैमिली, हम्म, आपके लेजर में। हम्म। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपको गाना सुनने का टाइम नहीं मिलता, और दूसरी तरफ आप बर्निंग डिजायर है। हाँ, तो जैसे मेरी डॉटर है, हम्म। तो अगर मेरी डॉटर से मिलोगे तो वो जो गाने का कौन सा ऐप है ना, आई डोंट रिमेम्बर। कैरियोके वाला जो ऐप है, और एक पाधा नीसा ऐप है और एक शायद, दो ऐप है, मे भी होंगे। उसकी वो बहुत बड़ी यूजर है। मतलब वो बोलती है पापा मैं दिन में 4-5 घंटे तो गाना सुनती हूँ। तो शेवे फोन बहुत अच्छा, अच्छा नॉलेज, सुनने का जो है, सुनने ओके। का अच्छा नॉलेज है स्पॉटिफाई एंड ऑल उसको। टाइप्स। स्पॉटिफाई, यस। स्पॉटिफाई, हाँ। स्पॉटिफाई का अगर उसका आवर निकालोगे ना, हाँ। तो बोले पापा मेरे को अवार्ड मिल जाएगा, उतना सुनती है वो। ओके। तो मैंने क्या किया कि मुझे ऐसे एडवेंचर का शौक है। हम्म। तो लोग पार्टनर ढूंढते हैं ना, हाउ टू गो ऑन एडवेंचर, हाउ टू गो ऑन ए ट्रैवल, हम्म। करते हैं कि नहीं करते। हम्म। तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि जैसे वो 18 की हुई, मैंने पहले उसको कार सिखाई। अच्छा। फिर मैं अभी लास्ट ईयर एक बैंगलोर जाना था मेरे को, तो हमारी ट्रेन कैंसिल हुई, तो हमने ओके। नागपुर से टिकट ली। बिटिया को बैठाया, 2 टीम को बैंगलोर बैठाया, यहाँ से गए, उसी को दिया ड्राइविंग। रिटर्न आए नागपुर से रात को, उसने पूरा ड्राइव किया। फिर अभी वो वैकेशन पे आई तो हम कान्हा गए, वही ड्राइव करके ले गई, वही ड्राइव करके लाई। तो मुझे लगता है कि ये शिकायत लोग जरूर कर देते हैं कि टाइम नहीं है। बेसिकली मुझे लगता है कि यू हैव टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम। हम्म। अब आप 4 घंटा बैठे हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने 1 घंटा या आधी घंटा क्वालिटी का टाइम निकाल लो, वो मैटर करता है। हम्म। एंड वी हैव ए ड्रीम ना, मतलब अभी मैं उसको बोला अपन गोवा जाएंगे, या फिर हम लद्दाख जाएंगे बाइक पे। तो आई हैव अ पार्टनर इन फैमिली, इन फैमिली। बट सर, बिगेस्ट पार्टनर तो वाइफ होनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, सबसे पहला नंबर तो उन्हीं का आना हाँ। चाहिए, और उसके वाइफ बाद। क्या होता है ना, मतलब एक बहुत अच्छी रील आई थी कि ऊपर वाला जोड़ी कैसे बनाता है। हम्म। बोले ये एप्पल ये ऑरेंज पेयर कर दो, इसको मंदिर का पसंद है, इसको बीच पसंद है, पेयर कर दो। अच्छा, अच्छा। तो वाइफ के जो शौक है वो एडवेंचर नहीं है उसको। ओके, ओके, वाइफ इज गुड, ओके। बट एडवेंचर उसके शौक में नहीं है। और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला। हाँ, एडवेंचर हमारे हाँ। शौक में है। तो मैंने हाँ। स्कूबा किया, मैंने आज सुना आपका यू वांट टू गो फॉर स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग, मैंने आई स्काई डू। डाइविंग किया। और जब मैंने स्काई डाइविंग किया तो जो मेरा सर्कल था ना, हम्म। फैमिली वाला, ये सब सबने बोला ये पागल है, बोले लाख रुपए खर्चा करके करे, हमको फोकट में ना जाए। मैं बोला मैं शायद दोबारा से कोई स्पॉन्सर करते मैं दोबारा मैं चले दोबारा चले जाऊंगा। ट्रू, ट्रू, जाऊँ। ट्रू। दिस इज द डिफरेंस। तो मजा था जब मैंने वो मूवी देखी, क्योंकि लाइफ का जो वो पार्ट था बीच वाला, मतलब 20 से लेके 35 तक का जो पार्ट था, वो बहुत स्ट्रगल में गया। तो हमने चीज़ें छोड़ दी सब। लेकिन जब चीज़ें सिंक्रोनाइज होना शुरू हुई ना, तो हमने बोला नहीं वापस रिवाइव कर लो, तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी। तो मैंने कहा यार वो 3 टास्क गुड है। हम्म। तो मेरा एक आर्टिकल है ट्रिप एडवाइजर पे कि अ नॉन स्विमर कैन डू स्कूबा। जब मैं ओह, स्कूबा ओके। करने गया तो मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। ठीक है। तो मैं स्कूबा करने गया, कोहताओ गया था मैं हम्म। स्कूबा करने। हम्म। फिर स्काई डाइविंग करने में सिराचा गया। ये कहाँ है सर? सिराचा बैंकॉक से 60 किलोमीटर पे है। देखो, ओके। स्काई डाइविंग करना था 2014 में, तो पता चला बैंकॉक एक जगह है और एक जगह ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया इज फार कॉस्टली, हम्म। बैंकॉक इज लिटिल चीपर। सिराचा में होता है, और वहाँ पे बहुत अच्छा बंदा, मेरा पुणे का बंदा था इंस्ट्रक्टर, बहुत अच्छे से स्काई डाइविंग कराई थी वो। नाइस। हम्म। हम्म। सर, आपने बोला कि आप 20 से 35 साल की उम्र का बहुत स्ट्रगल पीरियड था। हम्म। 20 तो मैं समझता हूँ, 20-22 साल की में आपने इंजीनियरिंग मैं करी। अंडर 21 इंजीनियर था। और आपने बहुत स्विफ्टली उसको पास करके अपने वो फेज में आके जब आप स्काई डाइविंग करने जा रहे थे, हम्म। ऐसा क्या था सर 22 से 35 साल की उम्र के बीच? बी का जब थर्ड ईयर सेकंड ईयर था ना, तो घर में थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम हुई। बड़े भैया का डिवोर्स वगैरह हुआ, सिस्टर की मैरिज थी, तो थोड़ा बिजनेस बिजनेस सब डिस्टर्बेंस आ गया था। तो बी करते करते हम बिजनेस में आ गए। मतलब अच्छा, 98 में तभी पास वो आउट हुए, और शाम प्लान को था कि पंडरी भैया, जाके हाँ, थैले उठा के लेके शॉप में आना। बैठना है क्योंकि ऑप्शन नहीं थे। हम्म। 2003 में मेरी मैरिज हुई। तब तक मैंने 2000 में मैंने अपना एक बुटीक डाला, हाई एंड बुटीक था मेरा भिलाई में। और
और आप इंजीनियरिंग 98 98 में में किया। पास किया आपने 2000 मैंने बुटीक डाला संस्कृति के नाम से। और राइट आपने जॉब नहीं की बिकॉज योर फादर डिडंट वांट यू टू हाँ डू द जॉब हाँ। राइट तो तो हाई एंड बुटीक था, बुटीक अच्छा था। ये भिलाई में भिलाई नेहरू नगर में बुटीक था हमारा संस्कृति के नाम से, ओके और उस दौर का हाई एंड बुटीक था। अच्छा हाँ, अच्छी चादरें, अच्छी साड़ियाँ, मैचिंग मैचिंग जो भी थे। हम्म, तो 2003 में मेरी शादी हुई। 2003 से 4 में कुछ चीज़ें और बदलते गई, मतलब बनते गई, बिगड़ते गई। तो इन कन्वर्सेशन ये आया कि व्हाट इज़ योर्स, तो बोले तुम्हारा कुछ नहीं है। तो एक समय आया कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। ओके तो जब मैं घर छोड़ रहा था तो मैं जॉब ढूंढने निकला। तो जितने भिलाई के बिग शॉट थे उस समय के ना, दे आर माई क्लाइंट्स। अच्छा क्योंकि वो बुटीक में बुटीक मेरा हाई एंड था, high end मतलब आई था, के right. गुजराल साहब तब सेल के एमडी थे, हम्म, युद्धवीर सिंह जी ईडी थे, अच्छा बी आर सिंह की मिसेज, मतलब सिंह की मिसेज जो थी हम्म, सरोज पांडे, हम्म, ये सब मेरे क्लाइंट थे। ओ, रूंगटा, तो मैं रूंगटा गया तो उन्होंने रिज्यूम देखा, बोले ये विनोद जैन जो कपड़े की दुकान है साड़ी वाला, बोला हाँ वही हूँ। तो बोले यार तुम क्या पढ़ाओगे, बिकॉज 98 में बी करके 2004 में लगा कि अब जॉब करनी चाहिए, मतलब घर से निकलना तो कुछ तो चाहिए काम हाथ में। तो वो जॉब नहीं मिली, बी आर जैन के यहाँ गया तो जॉब नहीं मिली। तो मैं बोला अब क्या करूँ क्या करूँ। तो लोगों ने पूछा तेरे को आता क्या है, बिकॉज यू हैव डन बी एंड यू हैव ये डन नथिंग। 2004 मतलब आपकी शादी हो चुकी थी हाँ 2003 में आपकी शादी हुई शादी राइट हो चुकी थी। तो लोगों ने जब बोला तुझे आता क्या है, तो मैंने बोला हाँ मुझे आता क्या है। तो मुझे याद है कि मुझे सिर्फ कपड़ा बेचना आता है, मतलब मुझे बेचना कपड़ा ही आता है, इंजीनियरिंग का तो मैंने यूज़ किया नहीं। आई केम टू रायपुर कि मैं बुटीक डालता हूँ यहाँ पे। अंकल ने बोला आजा रायपुर बुटीक डाल दे। रायपुर आया तो देखा कि यार बेबी हो चुका था, 1-2 महीने का बेबी था। घर से अलग होना कभी सपना नहीं था, तो घर से अलग होना था, जेब में 1 रुपये नहीं थे, पर लोग थे मेरे पे पैसा लगाने वाले। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगर अपने पास पैसा नहीं है तो 100% कर्जे में काम किया जाए, ये मुझे समझदारी नहीं लगी। कर्जा तब लेना चाहिए मुझे लगता है जब आपका कंट्रीब्यूशन 20, 30, 40, 50% हो, आपकी जेब में जीरो है, लेकिन आपकी गुडविल अच्छी है और लोग आप पे 100 रुपये लगा रहे हैं। तो मुझे लगा यार दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, आई वेंट इन द जॉब। बट आप तो सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ बट ये पॉइंट मुझे लगा जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। तो जब हाई रिस्क आपने लेना ही है तो 100% इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्यों नहीं? हैंड बाई इन्वेस्टमेंट अपना हो ना, मतलब इट्स नॉट माई एपेटाइट कि मेरे सिर पे कर्जा हो। कर्जे को सहने की जो क्षमता है वो मेरी नहीं है मुझे लगता है। ओके हाँ, मतलब वी बोथ आर फ्रेंड्स, बट इफ आई बोरो मनी फ्रॉम यू आई विल बी अनकंफर्टेबल सिटिंग विद यू। अच्छा और आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरे जेब में 100 रुपये भी है तो पूरा 100 रुपये 100 में लगाने लगा के लिए मैं सकता लगा सकता हूँ, हूँ ओके ये मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने लगाया। तो देन मैं जॉब में गया। जॉब में मैंने फिर कपड़ा दुकान में जॉब किया, कपड़े से मैं ज्वेलरी में आया, सुमित ज्वेलर्स। सुमित ज्वेलर्स से मैं गया नेशनल गैरेज। यहाँ सेल्स कर रहे थे आप सब जगह? हाँ, सुमित ज्वेलर्स में सेटअप था मेरे पास, जो सेटअप हो रहा था क्योंकि ज्वेलर्स की ओपनिंग हो रही थी। ओके तो आई वाज लॉयल पीपल फॉर देम। तो सोना लाना ले जाना होता था, करेंसी। तो देन फिर मुझे लगा यार जॉब करना है तो ये जॉब सही नहीं है, बिकॉज उसमें रात बहुत हो जाती थी। अच्छा तो मुझे लगा यार जॉब कर रहा तो ये जॉब सही नहीं है। तो बस जीवन में दोस्ती अच्छी थी तो एक दोस्त ने समझाया कि भाई जॉब ऐसे नहीं मिलती, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, रिज्यूम फेक बनाना पड़ता है। तो फिर एक पेपर में ऐड देखा तो मैं गया नेशनल गैरेज। ओके सर्विस की वैकेंसी थी, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर बाय मिस्टेक मैंने चला गया। तो बोला आ जाओ वर्कशॉप सुपरवाइजर बन जाओ सर्विस में सर्विस में। तो मैंने सोचा, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने नहीं यार मैं गलत जगह आ गया, मुझे जॉब नहीं चाहिए, आई एम कमिंग बैक। तो उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, इंजीनियर हो पढ़े लिखे हो आ जाओ। मैंने नहीं यार मेरे को नहीं करना है काम, आई डोंट लाइक दिस जॉब। तो उन्होंने बोला एक काम करो बॉस से मिलो। बॉस ने फिर सेल्स में डाल दिया। अच्छा तो वहाँ अच्छा इसको मतलब मे बी एक्सपोजर आपको मिला। इंजीनियर होने के नाते आपको वो हाँ सर्विसेज में आने के लिए बोले हाँ, आपकी स्ट्रीम क्या थी सर इंजीनियरिंग? मैकेनिकल। और तो ऑब्वियस बात है हाँ तो फिर ऑटोमोबाइल वहाँ जॉब किया लगभग 20 महीना, लेकिन 20 महीने में भी हमने टाटा मोटर्स में हमारी डीलरशिप अमंग दी 6 स्टेट्स एंड 45 डीलरशिप हम टॉप पे आए। और मेरे टाइम पे भी जगदलपुर ओपनिंग हुई, भिलाई शोरूम की ओपनिंग हुई नेशनल गैरेज की, वो मेरे टाइम का ही पीरियड था। फिर वहाँ से निकला तो मैं एक इक्विपमेंट फर्म में आया। इक्विपमेंट फर्म में मैंने 7-8 साल काम किया। लेकिन ये जो जॉब दिख रहा है आपको ना, जॉब के साथ मैंने क्या किया, एक आदत थी रात तक काम करने की। तो वो इंश्योरेंस कपड़े का वाली काम लिया, आदत इंश्योरेंस का काम लिया, अच्छा म्यूचुअल फंड की एजेंसी लिया, एमफी के एग्जाम दिया, एमफी पास किया। अच्छा तो शाम को जब 7 साढ़े 7 जॉब खत्म होता था
तो फिर मैं पंडरी सदर में जाता था और अपने उन व्यापारियों के साथ LIC और म्यूचुअल फंड का काम शुरू किया। ये किन कौन से क्लाइंट्स के साथ? जो मेरे कपड़े के बिजनेस के पुराने परिचित थे, क्लाइंट्स थे पुराने जो? जो परिचित थे, आई ओह, नॉक देम। ओह, भिलाई ओनली और रायपुर, सॉरी रायपुर आके थे अभी हाँ आप? हाँ, ये भी अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। शुरू में क्या था, रायपुर में कोई जानता नहीं था, हाँ। जानते तो सब भिलाई में थे। हम्म। बाइक भी नहीं थी जब जॉब में, घर में कुछ था नहीं तो बाइक भी नहीं थी। तो एक दोस्त से कुछ पैसे लिए और किसी दूसरे के नाम पे फाइनेंस करा के एक बाइक ली। ओह, ओके। ठीक है। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं सुमित ज्वेलर्स छोड़ के नेशनल के जॉब में गया तो मेरा पहला दिन था जॉब का। तो तब तक सोचो मैं BE कर लिया, मैंने बुटीक चलाया, दुकान चलाई, बट एक सेंस होता ना कि बेसिक सी चीज आपको नहीं पता होती कई बार। आपको मैं जगले नहीं बोलूंगा, आप आश्चर्य करोगे। हर शाम लोग आते थे शॉपिंग करने, हमको लगता था शाम को सब शॉपिंग करने आते हैं। ओके। तो ज्वेलरी में भी यही हुआ, कपड़े में भी यही हुआ, BE निकल गई पूरी। तो जब मैं ऑटोमोबाइल में गया तो मैं शाम को 7:30 बजे बैठा काम कर रहा था, तो मेरे पास प्यून आया फर्स्ट डे, बोला सर आप घर जाओगे? तो मैं भी घर जाऊंगा। देखा मैंने पूरा शोरूम खाली। आई थॉट इन ए बिलीव कि यार रात को भी लोग कार लेने आते होंगे, चलो चलो आज कार खरीदते हैं। मैं सरप्राइज किया, पूरा शोरूम खाली। खाली हो चुका है। सरप्राइजिंग टू मी। हम्म। तो मैं वहां से बैग पैक करके घर पहुंचा लगभग 8 बजे। वाइफ ने दरवाजा खोला एंड व्हाट शी सेड, क्या हुआ, पहले दिन काम से निकाल दिए? क्योंकि जो बंदा रात के 11 बजे आता है, हाउ ही कम बैक एट 8 o'clock? मैं बोला यार ये तो साला पहले दिन जॉब से निकाल दिए, लवली। मैं बोला यार ये तो शोरूम में 7:30 बजे बंद हो जाता है। मैं बोला ये तो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, इट्स अपॉर्चुनिटी। तो मैं 7:30 जैसे ऑफिस क्लोज होता, वहाँ यूनिफॉर्म थी, वॉशरूम में जाता, ड्रेस चेंज करता, मैं भिलाई जाता सीधा। 8:30 बजे मैं आपके घर पे, अविनाश भाई एक LIC ले लो। ओह। 8:30, 9:30, 10, 11 बाइक उठाए रात को रायपुर। और सपोज रात को आप कन्विंस हो गए कि यार सब तो ठीक है, काम करना, फॉर्म कल तो भिलाई में रहता है, पीपल डोंट नो दैट आई हैव शिफ्टेड टू रायपुर। तो भिलाई कल सुबह ना फॉर्म भर देंगे, ठीक है। मैं नहीं बोलता था मैं रायपुर रहता हूँ, मैं रात को रायपुर आता, सुबह 6 बजे उठता, वापस पहुंच जाता आपके 7:30 बजे। ओके। फॉर्म भरा, 9:30 बजे रिपोर्टिंग होती थी ऑफिस में, 9:30 वापस अपन नेशनल गैरेज, सुबह फॉर्म भरवा के। सुबह। सर ये और देयर वाज ए टाइम अविनाश, जब ऐसा भी हुआ कि भिलाई में शोरूम ओपनिंग हो रही थी, तो मैं जब सुबह आपके यहाँ गया, आपसे मिला, काम वाम किया, वापस 9:30 बजे रिपोर्ट किया, बॉस आए ऑफिस में 11 बजे, अरे विनोद एक काम कर, तू भिलाई शोरूम का काम देख के आ जाए एक बार और मेरे को 4 बजे रिपोर्ट कर। यस सर। वापस भिलाई शोरूम का काम देखा, 4 बजे वापस रिपोर्ट किया, और वापस शाम को फिर भिलाई। मतलब एक दिन में मैंने 3 ट्रिप की भिलाई की बाइक से। ऐसे भी दिन गए मेरे। सर हमारी लैंग्वेज में इसे खुफियापा बोलते हैं। दौर था वो भी, एक दौर था। पर जैसे ही मैंने दौर को चालू किया तो मैंने समझ में आ गया कि अगर ये काम करना है ना, तो आज 100 है, मतलब 0% रायपुर या 10% रायपुर, 90% भिलाई, तो साइमल्टेनियस को बदल दूंगा। तो मैंने रायपुर में चेंज किया, जो रायपुर में शोरूम में क्लाइंट्स या दोस्त बनते गए, उनसे कन्वर्जन चालू किया। नेक्स्ट ईयर में आ गया 30-70 पे, फिर नेक्स्ट ईयर आ गया मैं 50-50 पे। तो मैंने ये समझ लिया था कि ये मेहनत हमेशा नहीं करना है। सर ये मैं लेकिन ना आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा, ये करने के लिए सर सिर्फ फिजिकल एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आप मेंटली भी एक फेज से गुजर रहे हो जहां आपको स्ट्रगल भी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें भी हो रही हैं। अभी तक तो आपका बेबी भी हो चुका था, आप अकेले रह रहे थे रायपुर में, और उसके बाद मतलब ये कैसी भूख थी सर जो आपको इतना दौड़ा रही थी? क्योंकि सर मेरा सवाल यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि ये आपकी एज क्या रही होगी, लगभग 30s, अर्ली 30s अप्रोक्सीमेटली। सर आज लोग थक जाते हैं, जितना हमने देखा है ना, कि बहुत इतना हार्डवर्क करना, जाना आना, दिन में 3 बार भिलाई जाना, वापस आना, होता होगा मुझे नहीं पता। थकान इसलिए होती है अविनाश कि आपका इंटरेस्ट नहीं होता उस काम में। पैशन कभी थकने नहीं देता, कभी थकने नहीं देगा अगर आपको पैशन है। सर आप ये मत बोलना कि LIC और म्यूचुअल फंड बेचना मेरा पैशन था। पैशन वो नहीं था, पैशन था अच्छी जगह पहुंचना। बिकॉज जिस रेस में हम थे, सब आगे निकल चुके थे। आप किसी को ये क्या बोलते कि मेरे घर में इशू था करके मैं 6 साल बाद 0 पे आ गया? हाउ कैन यू से दिस? एंड हाउ लॉन्ग यू कैन से दिस? भाई 2004 में वो बात वैलिड थी, 2005 में वो बात वैलिड थी, 2006-07 तक वैलिड थी, उसकी वैलिडिटी 2024 में नहीं होगी ना अविनाश।
ये बात मुझे किसी ने बोली कि विनोद ये बात ना आज ही वैलिड, ध्यान रखना, एक समय बाद ये बात वैलिड नहीं रहेगी। तो वो एफर्ट थे, वो एफर्ट आज वैलिड है। एंड पीपल ऑफ दैट टाइम ना, दे नोज मी वेरी वेल कि ये विनोद इस टाइप के एफर्ट्स में है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि यार मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे अच्छे से याद है 1 अगस्त 2007 में मैंने ज्वाइन किया था नेशनल गैरेज। तो 2005 से 7 में था नेशनल गैरेज में। 2005 से 2007 ये उस दौर की बात है। तो 2005 से 2007 मतलब मैं 28, 29, 30 की उम्र में रहा। लेकिन अब उस उम्र का दूसरा पार्ट देखिएगा। जिन लड़कों ने हमारे साथ बी की थी ना 98 में, उनको जॉब नहीं मिली 98, 99, 2000। ठीक है। कुछ लोगों को 2000 में जॉब मिल गई, कुछ लड़के 99 में हैदराबाद चले गए सीडैक करने, कोई सी की लैंग्वेज करने चला गया। लेकिन सबको जॉब 2000, 2001 में जॉब मिल गई। 2000, 2001, 2002 तक कुछ लोग फॉरेन कंट्री चले गए। तो कैन यू इमेजिन कि 2005, 6, 7 में जो पोजीशन मेरी थी ना, वो हमारे सर्कल में किसी की नहीं थी। एक बंदा और था जो इस फेज में आ गया था। तो वो दोस्त तो वही थे, दोस्त वही थे भाई। तो जब खड़े होते थे साथ में तो मालूम था, उनको पता होता था कि ये बंदा तकलीफ में है। तो दोस्त तो वही थे ना। उस दौर में क्या नहीं किया, मतलब मैंने एक जगह एंकरिंग भी की अमरावती जाके। तो मतलब ये तो था कि एक बहुत अच्छी कहावत है, शायद आपने भी सुनी होगी, पैसे तेरे 3 नाम, परसा परसू परसराम। सुनी है ना? नहीं। नहीं सुनी क्या? नहीं। पैसे तेरे 3 नाम, ओके। परसा परसू परसराम। ऑफिस का फोन है कोई, कोई बात नहीं। शायद वो पर्स के नीचे होगा। हाँ, लेना है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, ऑफिस के फोन है, वापस बजेगा लेकिन साइलेंट कर दे उसको। हाँ, देख कर बताऊंगा। साइलेंट कहाँ से होता है? सरकेगा वो। हाँ। सॉरी। एक कोट है, अच्छा आपने सुना होगा शायद, पैसे तेरे 3 नाम, परसा परसू परसराम। सुना है? नहीं, जब बिल्कुल भी नहीं। पैसा नहीं होता ना, ए परसा, ऐसे बोलते हैं लोग। अच्छा, ओके। और जब थोड़ा पैसा होता है तो बोलते हैं और परसू कैसे हो, परशुराम जी आप कैसे हैं। तो वो जो दौर था ना, एक्चुअली क्या था, उसके पहले का जो दौर था ना अविनाश, वो बहुत अच्छा दौर था। मतलब मुझे अच्छे से याद है सन 2000, 2001 में ना, जब लोगों के पास मोटरोला का मुश्किल से फोन होता था, जब नया नया मोबाइल आया था, तब मेरी जेब में ना पैनासोनिक D92 हुआ करता था। तो वो दौर बहुत अच्छा था। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपका दौर बुरा शुरू हुआ है और अच्छा दौर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अच्छे दौर में जी के जब वापस बुरे दौर में जाते हो ना, तब आपको अपने आप को स्टेबल रखना है, वो चैलेंज है। एंड टचवुड गॉड ग्रेस, वाइफ ने जबरदस्त कॉपरेट किया। कभी एहसास नहीं करा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है। ये पैसे के, अगर पैसा आप कैसे कमाओगे, जॉब में थे तो साइड काम करके कमा सकते हो, ईमानदारी से कमाना था। तो जब हम रायपुर आए ना, तो वाइफ भी MA इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उसने बोला मैं पहले स्कूल में जॉब करती थी, मैं जॉब कर लेती। मैंने बोला नहीं, तू जॉब नहीं करना, क्योंकि तू जॉब करेगी, बच्चे भी छोटी, तो अपन मैनेज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तू रुक घर में, आई विल वर्क 16 आवर्स एंड टायरलेसली। कभी मुझे थकान नहीं लगी। अगर मैं 3 ट्रिप भी करके आता था, मुझे नहीं, दिक्कत नहीं होती थी। ये बात होती है सर, मतलब आपको जब जब भूख और आग। तो अगर आप मेरे से मिलते हो, आपको लगता है ऐसा है, अगर मेरी वाइफ से मिलोगे पूजा से ना, तो पूजा कैन से यू, अगर कभी मिलेगी कपल में, तो वो पूजा बताएगी कि इन्होंने कभी राशन नहीं लाया, एकदम सही है। कभी सब्जी नहीं लाई, सही है। इवन आज भी मुझे नहीं पता कि राशन क्या आता है, सब्जी क्या आती है, घर में क्या होता है। आई डोंट नो एनीथिंग। मैंने कभी किया नहीं। अगर कभी किया भी तो ड्राइवर बन के किया, चल भैया क्या, चल झोला पकड़ लेता हूँ, क्या सामान आना मैं ले आता हूँ। बिकॉज वो पार्ट कभी मैंने जिया ही नहीं। पर मैंने बोला देख ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन एक ही है, यू हैव टू अर्न। कैसे कमाना है वो हमारे ऊपर है। तो अगर आप जाके जॉब में कमाओगे, मैं भी जॉब में कमाऊंगा, तो कहीं ना कहीं घर सफर होगा। और जो उसने तपस्या की ना, उसका फल बच्चों ने पढ़ के दे दिया। ट्रू।
तो हम 16 घंटे काम करके भी खुश हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर तो मैंने ये भी जाना कि आप राइटिंग में भी इंटरेस्ट रखते हो और आप कुछ कोट्स वगैरह भी लिखते हो, एंड यू से दैट यू आर अ साइलेंट राइटर, एंड हाँ आपका एक पर्सनल ड्रीम भी है कि आप एक किताब लिखना चाहते हैं। हाँ, किताब तो मैं तो लिखना चाहता ये हूँ। कोट लिखना, राइटिंग और किताब लिखने का सपना, ये कोट कब और कहाँ से आता है सर? कोट लिखना क्या होता है ना कि जब आप तकलीफ में होते हो या प्रेम में होते हो ना, तो आप उसको जब एक्सप्रेस करने जाते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सप्रेस करने के लिए। हम्म। उसको आप कितने कम शब्दों में एक्सप्रेस कर पाओ, कितने हम्म। कम शब्दों में, उसके लिए वो कोट होता है। जब वो कोट आप लिखते हो ना, उसको फील वही कर सकता है जो उस दौर से गुजरा दौर हो को या जिया तो हो। हाँ। मेरा कोट आपने सुना होगा, काफ़ी अकेला हूँ, हम्म। अकेला काफ़ी हूँ। हम्म। है तो बहुत छोटा सा कोट। तो ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं। अगर आप टचिंग कोट्स का हमारा एक ग्रुप है फेसबुक पे, ओके। पेज है, उसको आप देखेंगे ग्रुप को, तो बहुत सारे आपको वन लाइनर टू लाइनर कोट मिलेंगे, लेकिन बहुत डीप मिलेंगे। मतलब टचिंग कोट्स में एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा मेंबर नहीं, 1000 मेंबर है, लेकिन आपको पूरे कोट डीप मिलेंगे, हम्म। डीप कोट्स। हम्म। सर लेकिन आपको इतने सारे कोर्स में एक ही कोर्स अच्छे से याद था। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वक्त की सबसे अच्छी चीज यही है सर। बहुत कुछ सिखाता है। बहुत अभी कुछ कोरोना गया, उसने बहुत कुछ सिखा दिया। सिखाया। जाते जाते सिखा के बहुत कुछ जाता है। बहुत कुछ सिखा के जाता है। पर मुझे लगता है, फिर भी मैं बोलूँगा, समय कैसा भी हो, मुस्कुराते रहो। सबसे मुस्कुराते पहली रहो। चीज़ है ज़िंदगी में, मुस्कुराते रहो। और कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, वो आप बनाते हो। जैसे हम्म। दोस्ती के रिश्ते आप बनाते हो। हम्म। आपको जो ब्लड रिलेशन मिलते हैं फैमिली के, वो तो मिलते हैं, हम्म। विरासत में मिलते हैं वो। हम्म। यू हैव टू टेक केयर फॉर देम। बट जो रिश्ते आप बनाते हो दोस्ती की, वो आपकी चॉइस होती है। हम्म। आप किसी से दोस्ती रखो या ना रखो, वो आपकी चॉइस है। मुझे लगता है कि ये मेरी, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने में जो चीज़ें रही ना, उसमें मेरी दोस्ती बहुत अच्छी रही। हम्म। आज भी मैं, मुझे बहुत घमंड है इस बात का कि मेरा सर्कल बहुत अच्छा है। हम्म। सर तो ये इतनी मेंटल टफनेस और टफ सिचुएशंस पे भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना, और चाहे जो भी हो, एक कठिनाइयां तो हैं, दिख रही हैं, और उसको उसी मोमेंट पे एक्सेप्ट करके उस पे एक्शंस लेना, इट्स अ कंप्लीट माइंडसेट। इट इज नॉट जस्ट वंस एक फोर्टनाइट आपने सोच लिया कि मुझे कल से ऐसा करना है, स्विच ऑन किया एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट। नो, ये माइंडसेट कहाँ डेवलप हुआ सर? क्या आपकी अपब्रिंगिंग वैसी थी, आपके पेरेंटिंग वैसी थी, कि आपकी, जैसे आप बोलते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल वैसा रहा, आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला, तो क्या आपका फ्रेंड सर्कल तब से ऐसा था कि आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग बनते आया? देखो, समस्या जो होती है ना जीवन में अविनाश, वो सबके है। फेयर पॉइंट। ठीक है, फेयर बट पॉइंट। हाँ, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि आप उस समस्या को शेयर किससे कर रहे हो। शेयर किससे करें? ओके। ये बहुत बड़ा कॉल है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं, उनको सिर दर्द की बीमारी होती है या पेट दर्द की बीमारी, मतलब कोई बीमारी है, वो हम्म। सबसे शेयर करते हैं, यार मेरा ना सिर में दर्द है। दे हम्म। डोंट गो टू द डॉक्टर, दे हम्म। डोंट टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट। But everybody in the family, in the friends knows कि यार the person is paralyzed from the headache, from the foot pain, हम्म। from the knee pain, हम्म। from the back pain, whatever it is. हम्म। Everyone is knows. सब, कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती है कि यार, यार मेरे को ना ये दिक्कत है, यार मेरे को ये दिक्कत है। बट वो आदमी जो है ना, वो उस दिक्कत में रहना चाहता है। वो उस प्रॉब्लम को जाके सही आदमी को शेयर नहीं करता कि जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर मेडिकल की बात करो तो मेडिकल हो गया, लेकिन अगर आप हमारी प्रॉब्लम्स की बात करोगे ना, और जब प्रॉब्लम आती है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मुस्कुराते रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको पता होता है कि अगर आपको इससे बाहर आना है ना, हम्म। तो दिस पर्सन कैन गिव दी सॉल्यूशन। हम्म। ठीक है, अब वो देगा या नहीं देगा, वो बात की बात है। हम्म। जब आप, अब यहाँ पे सेकंड फेज आता है। पहला फेज तो ये क्लियर हो गया, हम्म। ये तो क्लियर हो गया ना, कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सबको बताते हैं, हम्म। लेकिन उसको नहीं बताते जो उसको सॉल्व कर सकता है। हम्म। तो आर दे रियली वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम? हम्म।
करेक्ट। कुछ लोग सिंपैथी में जीना चाहते हैं, हाँ, है ना, अटेंशन मिलता अटेंशन है, मिलता है, लोगों का सिंपैथी मिलती सिंपैथी है, मिलती है। एंड दे काउंट इट। यार मैं एडमिट था, मेरे को इतने लोग मिलने आए, दे हाँ, काउंट इट। यार मेरी प्रॉब्लम थी तो मेरे को दे हैव अ मेजर इसका फॉर इसका दैट। कॉल आया, यार वो फूफा जी का कॉल नहीं आया, फूफा बन जाते हैं लोग। तो ये एक फेज है प्रॉब्लम का। सेकंड फेज ये है प्रॉब्लम का कि अब जब आप शेयर करने जाते हो किसी से ना, तो वंस अगर आप किसी से भी उस प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हो, तो पहले समझ ना कि आप वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो सॉल्यूशन, तब तो आप शेयर कर रहे हो। और अगर वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलता तो बड़ा झटका पड़ता है। तो पहला फेज तो कंप्लीट हो गया, सेकंड फेज आ गया। तो जब झटके पड़ते हैं ना भाई, तो फिर आदमी समझता है कि यार मैंने शेयर भी क्यों किया। वहां से मैच्योरिटी आती है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व एट योर ओन लेवल। और फिर जब आप शेयर कर लेते हो किसी से ना, तो आप फिल्टर करते जाते हो कि कौन काम आएगा और कौन काम नीड इंडीड वाली जो चीज़ है ना, वो अपने आप फिल्टर होती जाती है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है भाई कि किसी ने आपने किसी से उम्मीद की, उसने नहीं किया, माइंड मत करो, चलने दो, आगे बढ़ जाओ। गठान मत बांधो कि यार मेरी प्रॉब्लम में इसने हेल्प नहीं की, गठान मत बांधो। हाँ, ये जरूर लेसन कर लेना, अगली बार प्रॉब्लम आए तो इससे शेयर नहीं करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है, इवन इफ यू शेयर। ट्रू। और क्या होता है जब फिर थर्ड फेज आएगा, और मे बी एटलीस्ट यू नो देयर इज अ पर्सन जो कि चुपचाप सुन लेगा और कुछ एक्शन नहीं करेगा। हाँ, अब मैं उसी बात, ये थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज में आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपके प्रॉब्लम सुन ले, सॉल्यूशन भले ना दे, वो सुन ले, वही सॉल्यूशन है। वो सुन ले, वही सॉल्यूशन है। ऐसा बोलते हैं सर कि किसी को अगर सुनाने जाओ तो आप खुद को ही देख रहे होते हो कई बार कि आप क्या क्या बोल रहे हो, और उसी में आपको बताने में ही आपके जवाब मिल जाते हैं। इस पे ना एक बहुत अच्छी लाइन है भाई। ओके। हाँ, इफ यू कैन रीड इट ना, सुनना उसको अच्छे से। जब भी जिंदगी में कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बताए या समस्या बताए, तो भाई फोन वोन सब साइड करके ना सुन लेना, क्योंकि तुमको ना सिर्फ सुनना है। उस बंदे ने उस प्रॉब्लम को जिया है, फील किया है, परेशान हुआ है, वो सिर्फ आपको बता रहा है। और अगर आपको बता रहा है ना, तो किसी उम्मीद से बता रहा है। आप सॉल्यूशन दे पाओ नहीं दे पाओ इमटेरियल, लेकिन उस समय ना अटेंशन देके उसकी प्रॉब्लम को सुन लेना, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है। अगले ने उस दर्द को जिया है, तो सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। ये बहुत अच्छी लाइन है। सर उतना टेंशन देके कोई अमल करे वाली बात है बस। धन्यवाद। ऑलराइट। तो वीकेजे का जन्म कैसे हुआ? बाय वीकेजे आई मीन द ब्रांड वीकेजे, जो आज हम विनोद कुमार जैन को महक मेटल्स को रिप्रेजेंट करते हुए वीकेजे ब्रांड सुनते हैं। वो कब जन्मा? मतलब नेशनल, आप, मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँ तो आपने नेशनल गैराज में जॉब किया, उसके साथ साथ आप LIC म्यूचुअल फंड्स का भी फाइनेंस में भी काम कर रहे थे। उसके बाद मेरे ख्याल से महक मेटल्स, फिर एक इक्विपमेंट फर्म में जॉब किया। राइट, ऑफ कोर्स, इक्विपमेंट फर्म में जॉब किया तो मैंने बॉस को बोला कि यार हम चाइना से मशीन ला के बेच सकते हैं। अंदर कीड़ा था कि यार सब दोस्त बाहर, हम भी जाएं। उस समय एक मूवी भी आई थी, चांदनी चौक टू चाइना, राइट। तो बॉस ने बोला नहीं बेच पाओगे। ओके। मैंने बोला नहीं मैं बेच लूंगा। बोले नहीं तू बेच तो कुछ भी लेगा, लेकिन डाउट है। मतलब क्या करना है? बोले तू एक मशीन बेच के दिखा, तेरी चाइना की टिकट पक्की। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस। मैं लाया एक इम्पोर्टर से मशीन, उसको बेचा, पैसा क्रेडिट किया कंपनी में। मैंने कहा साहब मेरा टास्क पूरा। मैंने बोला तेरी चाइना की टिकट पक्की। तो चाइना क्या जाना था, घूमने का शौक था। तो दो चीज़ें थी, घूमने का शौक, शौक के लिए क्या चाहिए? पैसे। पैसे थे नहीं, तो क्या करना चाहिए? प्रोफेशन में ऐसा काम करो कि आपका शौक पूरा हो जाए। वाह, लवली। तो हमने ऐसा काम किया जॉब में। लोग उस समय, आप सोचो 2009 में, यू वोंट बिलीव इट कि 2009-10 में कोई आदमी रायपुर से जाके चाइना जाके मशीन ला के बेचेगा। और कंपनी क्यों भेजेगी? आप प्रूव करोगे तो भेजेगी। एक बार भेजी, प्रूव किए, बेचते गए, प्रूव करते गए, आपके शौक पूरे होते गए। सिंपल। लोग अलग अलग कर देते हैं उसको। तो फिर समय आगे बढ़ा,
तो 2015-16 में ऐसा लगा कि नहीं यार, वी हैव टू कम अप विद अपन ओन ब्रांड, अपना नाम भी जाना चाहिए। तो 16 में सेपरेट हुए। सेपरेट होने के बाद जब फर्म चालू की तो पहला डिजास्टर, नोटबंदी। हो अच्छा, ये इतना रिसेंट है? हाँ, ओके। तो मेरा ये मानना है कि नोटबंदी वाज 2016। भाई 8 नवंबर 2016, करेक्ट। आज अपना शायद 11 12 नवंबर, 13, 12 हाँ, नवंबर है। 12 है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोट था 2020-21-22 में, कि जिस बंदे का एंटरप्रेन्योरशिप 15-16 का है और वो 20-21 में खड़ा है, एंटरप्रेन्योरशिप का 21-22 में खड़ा है, 5 साल बाद भी, अब वो बंदा हिल ही नहीं सकता। कारण बता, चालू किया आपने 16 में काम, नोटबंदी आई, तो जो लोग एस्टेब्लिश थे सबको दिक्कत तो सबको आई। धक्के लगे। जो एस्टेब्लिश थे उनके पास बैकअप था, जो न्यू कमर्स को क्या बैकअप था? कुछ नहीं। नोटबंदी साहब बाहर आए, 1 जुलाई 2017 जीएसटी, राइट। जीएसटी साहब, 1 साल बाद जीएसटी रेगुलाइज हुआ। जब जीएसटी समझ में आने लगा तो कोरोना आ गया। कोरोना का सेकंड फेज आ गया। तो जो 4-5 साल निकाल लिया उसका कौन हिलाएगा यार? थैंक यू सर। गलत है तो बोल। नहीं सर, ये आश्वासन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको कौन हिलाएगा? ट्रू, वेरी जिसने ट्रू। इतने बड़े वो देख लिए, Very true. तूफान देख लिए, उसको कौन हिला Drastic changes went through in 5 across years. the country. In Correct, 5 years. correct. In 5 अगर years. इंडियन इकोनॉमी में कोई अंदर एंटरप्रेन्योर उतरा 2016 में, मैंने 2015 में चालू किया था सर। हाँ, मैंने बोला 15-16 में किसी ने शुरू किया, अगर उसने सारे चैलेंजेस फेस किए। टोटली। उसके बाद अगर आज खड़ा है, मतलब 21-22 की बात कर रहे हैं, 21-22 में अगर वो खड़ा है ना, तो वो फॉरएवर खड़ा रहेगा भाई, उसको कोई हिला नहीं सकता उसको, बिकॉज़ उसने तूफान झेल लिए। नहीं, थैंक यू वंस अगेन। तो आई स्टार्टेड इन 7 जनवरी 2016 आई स्टार्टेड। ओके, मतलब इक्विपमेंट्स बेचने से ही आपने चालू किया? हाँ, चालू इसी से किया। ओके। उस टाइम पे 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं इक्विपमेंट लाइन पे आऊँ या मैं फाइनेंस लाइन में जाऊँ। फाइनेंस में मेरा जो आपने इंटरेस्टिंग पहले सब्जेक्ट काम है। किया था। हाँ। तो उसमें मैंने रियल एस्टेट में भी कुछ काम किया था, म्यूचुअल फंड में काम था। तो मेरे पास 2 रास्ते थे। आपने एमफिन भी किया था ना? एमफिन भी किया था। तो अंकल ने बोला नहीं, अंकल के पास क्या, हमारा 2 रास्ते हैं। बोले नहीं, फाइनेंस में मत जा, तो पहले इसमें ट्राई कर अपने आप को। तो मैं इधर आ गया और अच्छा किया कि फाइनेंस में नहीं किया, क्योंकि अगर फाइनेंस से आगे बढ़ता तो जो जीएसटी और नोटबंदी का जो इम्पैक्ट था ना, वो ज़्यादा वहाँ पड़ता। हाँ। तो समटाइम्स बोलते हैं ना, जो गॉड का ग्रेस हमेशा रहता है आपके सिर पे। सर, मैं आई गो बाय कोट, एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर ओन गुड। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यस, लाइक यू राइटली सेड। तो तब आपने महक मेटल्स को एस्टैब्लिश महक मेटल चालू किया। महक मेटल एक्चुअली क्या है ना, 2013-14 में गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आई थी कि यू कांट बिल मोर देन 2 लाख रुपीस ओके इन कैश। जो ज्वेलर्स बिल करते थे ना, 1 करोड़ 2 करोड़ कैश में ले लिया, तो बिल की वैल्यू 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। उस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक फर्म डाली थी 2014 में। तब मैं जॉब में था, मेरे नाम पे एक फर्म डाली थी, महक मेटल। ओके। मतलब मेटल की ट्रेडिंग करने के लिए। अगर इसका जीएसटी नंबर, वैट नंबर देखोगे ना, तो वो बुलियन ट्रेडिंग के लिए था बेसिकली। पर वो किया नहीं और फर्म पड़ी थी। 2016 में जब बोला सीए को, एक फर्म बनाई, बोला आपकी तो फर्म पड़ी है महक मेटल। मैंने कहा ठीक है, उसको महक मशीनरी कर दे। तो बोला 1 रिटर्न भर देते हैं, 2 रिटर्न भर देते हैं, बीच में कभी भी कर दूंगा। 2-3 रिटर्न बाद फिर जीएसटी नोटबंदी सब में फंसते गए। अब सब लोग महक मेटल जान गए, तो जरूरत नहीं पड़ा। इसलिए मैंने लोगो भी एमएम बनाया कि इसको बाद में मैं महक मशीनरी कर दूंगा। इट वाज इन प्लान, मतलब जरूरत नहीं लगती। अब लोग महक मेटल जान गए। इवन महक मेटल्स वाज एमएम। सेम मशीनरी और महक मेटल लवली होता है सर। मतलब कुछ सितारे तो अपने आप चमक पड़ते हैं। तो ये 2013-14 की जो बात आप बता रहे हैं, महक मेटल्स का जन्म वहाँ से हुआ। तो वहाँ से भी आती है सर बहुत सारी चीज़ें। तो जो होता है अच्छे के लिए, वही अच्छे के लिए होता है, हो ही जाता है। तो अब हम आएंगे सर महक मेटल्स के बिजनेस पार्ट में, मतलब बीके जैन के बिजनेस के अंदर घुसते हैं और महक मेटल्स में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बहुत लंबा ले लिया सर। बहुत लंबा ले, ठीक जा रहा है कि नहीं?